अब चौथी किताब थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, एच मैस्लो ने लिखा है इस किताब को, और उनका एसे था जिससे काफ़ी प्रसिद्धि मिली इस एसे के बाद। उसके बाद इन्होंने काफ़ी किताबें लिखा, और अगर देखिएगा तो उनकी ये किताब यहाँ पढ़ी हुई है जो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, टुवार्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, अब्राहम ए एच मैस्लो, इन्हीं की किताब है जो ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन ग्रोथ या उसी उसी से रिलेटेड किताबें। मैंने पढ़ा नहीं है उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये काफ़ी फेमस ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं जो 1950-1960 में इन्होंने काफ़ी लिखा, और मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में इनके थ्योरी काफ़ी फेमस हुए। और ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ब्रांच है जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव ज़्यादा रहता है साइकोलॉजी में, जो सोशल एस्पेक्ट पर भी काम करता है। इस किताब में बेसिकली आपने इस किताब में जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके बारे में बात की गई है। हायरार्की ऑफ नीड्स जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि नीड्स को, जो अभी मैं बात कर रहा था इसके जस्ट पहले वाले किताब पर, अब यहाँ आता है इनका कहना है कि अगर मोटिवेशन को समझना है, ह्यूमन मोटिवेशन को, तो हमें नीड्स को समझने की जरूरत है, जो जिसको मैंने उस किताब में भी बोला। तो आपको इनका कहना है कि नीड्स को 5 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। और 5 सेक्शन क्या होगा? फर्स्ट जो होगा फिजियोलॉजिकल नीड्स होगा, और दूसरा होगा आपका जो मैं बता रहा हूँ आपके सेफ्टी या सिक्योरिटी से जुड़ा नीड्स हमारे हैं। जो थर्ड है लव नीड्स है, जो प्रेम से जुड़ा हुआ है। चौथा जो है एस्टीम नीड्स है। एस्टीम नीड्स में आप अगर देखें, एस्टीम नीड्स को अगर आप समझना चाहें तो हमारे स्ट्रेंथ या अचीवमेंट से जुड़ा हुआ है कि हम अपने लाइफ में अचीव भी करना चाहते हैं, वो भी एक नीड्स है हमारा, ठीक है। रिपुटेशन आप कहें या प्रेस्टीज कहें, हम प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं। क्यों हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं? हर ह्यूमन चाहता है किसी न किसी रूप में हमें रिपुटेशन मिले और हमें पहचान मिले। पांचवा जो है, जो सबसे ऊपर रखते हैं, उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब अलग अलग हो सकता है, काफ़ी डिबेट है फिलोसफी में इसको लेकर, लेकिन इससे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी काफ़ी ऊपर रखें। हो सकता है कि एक एथलीट है, एक एथलीट के लिए आपके ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना उसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है। तो उस डिबेट में हम नहीं जाते, बेसिकली हम समझना चाहते हैं इस ऐसे के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए आप, कि जो भी ह्यूमन नीड्स है इन्होंने उसको कैटेगराइज नहीं, सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर आप पूरा कर लीजिएगा तो उसके बाद आप सिक्योरिटी के बारे में सोचना चालू कीजिए। सिक्योरिटी वाला जो नीड्स है वो आपकी ह्यूमन मोटिवेशन या आपको ड्राइव करेगा लाइफ में। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए एक इंसान है जिसका फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो गया है, तो उसके लिए ड्राइव क्या होगा? उसके लिए किसके बारे में सोचेगा? वो अपने सेफ्टी के बारे में सोचेगा, सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। और जिसके लाइफ में मान लीजिए फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हो गया और सेफ्टी नीड्स भी हो गया, तो किसके बारे में सोचेगा? थर्ड, लव नीड्स के बारे में सोचेगा। अगर वो भी पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या सोचेगा? उसके बाद सोचेगा कि अब हम सेल्फ एस्टीम, रिपुटेशन कैसे प्राप्त करें, प्रसिद्ध कैसे हो। अगर चारों हो जाता है उसके बाद किसके बारे में सोचेगा? कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचेगा। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है समझने की, कि क्या आपका या लीनियर वे में चलता है? तो अगर आप इसके डिसीजन पढ़िएगा, चाहे इन्होंने इसी किताब में बताने की कोशिश किया है कि कोई जरूरी नहीं कि लीनियर चलता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। बहुत लोग हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सीधे लव नीड्स के बारे में सोचना चालू करें, या लव नीड्स उनका ड्राइव हो जाए, मोटिवेशन हो जाए उनके लाइफ के लिए। तो ये हमारी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। लेकिन जनरली आप देखिएगा, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तो उनका कहना है कि हम ऐसे ही ऊपर जाते हैं अपनी नीड्स में, ठीक है। उसके बाद जो एक इनका सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस किताब में कि बेसिक नीड्स जो है सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर मान लीजिए बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका कहना है कि नीड्स जो है, ह्यूमन नीड्स हैं, वो जो एक ह्यूमन बिहेवियर है उसका एक छोटा सा पार्ट है। ह्यूमन बिहेवियर और चीज़ों से भी डिटरमाइन होता है, क्लियरली इसमें मेंशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नीड्स डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को। आपका जो कल्चरल एस्पेक्ट है, आपका सोशलाइजेशन है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर के रूप में काम करता है। और अभी जो कंटेम्प्रेरी काम हो रहा है इस बात को कहीं ना कहीं जो इस किताब में भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, उस बात को आज की रिसर्च में माना जा रहा है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी बायोलॉजी आपको डिटरमाइन नहीं करता आपके बिहेवियर को, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि कुछ प्री कंडीशन बहुत ज़रूरी है हमारे बेसिक नीड्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, जिसमें वो बात करते हैं कि हमारा फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, फ्रीडम टू इन्वेस्टिगेट एंड सीक फॉर इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम टू डिफेंस वन सेल्फ, ये सब फ्रीडम होना चाहिए। अगर ये सब फ्रीडम नहीं है तो बेसिक नीड्स सेटिस्फेक्शन डिफिकल्ट होगा। एक प्री कंडीशन है किसी भी सोसाइटी में, अगर वो अपने ह्यूमन को या अपने सिटीजन को चाहता है कि उसका नीड्स जो है, बेसिक नीड्स जो है उसका सेटिस्फेक्शन हो, तो कुछ प्री कंडीशन सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है। तो ये भी किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये किताब को जरूर पढ़ें। पांचवी किताब भी पॉकेट साइज किताब देख सकते हैं हम। मेरे काफ़ी इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, और इसको लिखा है कार्ल सी यूंग ने। और आप साइकोलॉजी के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो यूंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सिगमंड फ्राइड, कार्ल यूंग और अल्फ्रेड एडलर ने साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया था, जिसमें सिगमंड फ्राइड का सबसे बड़ा नाम माना जाता है।
जिन्होंने साइकोएनालिसिस का फादर भी कहा जाता है। उसके बाद कार्ल यूंग का नाम आता है। इन्होंने साइकोलॉजी में काफ़ी बेहतरीन काम किया और इन्होंने एनालिटिकल स्कूल एस्टेब्लिश किया साइकोलॉजी में। और आपके सिगमंड फ्राइड से अलग डिफरेंट व्यू इन्होंने ह्यूमन माइंड या ह्यूमन साइकी के बारे में बताया। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि इन्होंने एनालिटिकल, जो मैं बोला एनालिटिकल एस्पेक्ट को इन्होंने साइकोलॉजी में लाया और आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस का इन्होंने कंसेप्ट दिया और भी बहुत सारे कंसेप्ट इनसे जुड़ा हुआ। जो इस किताब का जो थीम है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा इसको पढ़ना, लेकिन इसका मैंने अभी हिंदी वर्जन पढ़ा था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अज्ञात आत्मा, अज्ञात आत्मा अगर आप समझिए तो समझिएगा अनडिस्कवर्ड सेल्फ कि मतलब जो हमारा सेल्फ है उसका ऐसा उस भाग का जिसको हम जानते नहीं। अज्ञात मतलब होता है अननोन, अगर उसका लिटरल इंग्लिश देखा जाए तो अननोन, जिसको हम जान नहीं रहे। इसमें इसका जो है अनडिस्कवर्ड सेल्फ मतलब हम जिसको खोज नहीं पाए। तो इसका हिंदी अनुवाद है अज्ञात आत्म। देखिए कार्ल यूंग, इसको अनुवाद किया है नंदकिशोर आचार्य, जो बहुत बड़ा नाम है। तो अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका, तो अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। और मैं आपसे काफ़ी ईमानदारी पूर्वक इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि हिंदी पढ़ना भी काफ़ी इजी नहीं है, आसान नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट हिंदी है इसका। मैंने हिंदी पढ़ा अभी 1-2 दिन पहले, काफ़ी डिफिकल्ट है। और हिंदी पढ़ा उसके बाद मैंने फिर दोबारा इस किताब को इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे इंग्लिश में ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा सही से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और इंग्लिश में जो अनुवाद हुआ है, जो शब्दावली इसमें रखा गया है, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर इंग्लिश आपकी ठीक है तो आप इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो इस किताब का जो मेन थीम है, अगर आप कहें मेन क्रक्स जो है, इसमें बताने की कोशिश किया गया है कि हम सेल्फ नॉलेज के बारे में जो बात करते हैं, सेल्फ नॉलेज अधूरा है। हम जो आत्मज्ञान की बात करते हैं वो अधूरा है। आत्मज्ञान जो जनरली हम लोगों को मिलता है, उस सोसाइटी से मिलता है, वो अपना खुद के सेल्फ के प्रति नहीं होता है। और इसका एक जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हम जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं या सेल्फ नॉलेज बोलते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड के बेस पर है, या सोसाइटी इंडिविजुअल के जो आउटर पार्ट है या कॉन्शियस पार्ट है उसको बेस बना के एक पैरामीटर तैयार किया है। लेकिन वो आपका सेल्फ नॉलेज नहीं है। अगर सेल्फ नॉलेज को जानना है या सेल्फ नॉलेज को समझना है तो इनका कहना है कि हमें अनकॉन्शियस पार्ट को जानना बहुत जरूरी है। और अनकॉन्शियस पार्ट ऐसा होता है जिसको हम लोग सही से एज ए इंडिविजुअल समझना आसान नहीं है उसमें। इसीलिए साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है अनकॉन्शियस को समझने में। और आप देखिएगा, अगर साइकोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो ड्रीम्स थ्योरी काफ़ी अलग अलग है। ड्रीम्स थ्योरी भी हमें हेल्प करता है अनकॉन्शियस पार्ट को जानने में। और इनका एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है मतलब शैडो पर्सनालिटी। ये कहते हैं कि हर किसी की पर्सनालिटी में एक शैडो होता है, या आप कहें निगेटिव एस्पेक्ट, लिटरल मीनिंग में कहा जाए तो, जिसको हम निगेट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। इनका कहना है कि अगर आप पर्सनालिटी को होलिस्टिक वे में समझना है तो आपको शैडो पार्ट को भी समझना बहुत जरूरी है, जो अनकॉन्शियस पार्ट है। हो सकता है कि आप सोसाइटी के लिए काफ़ी निगेटिव हो, सोसाइटी के लिए सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था, ह्यूमन इंस्टिंक्ट होते हैं। ह्यूमन इंस्टिंक्ट कभी कभी क्या होता है कि वो एक्सप्रेस काफ़ी ब्रूटल रूप में होता है, जैसे वायलेंस होता है या आप कहें एंगर होता है, वो हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन हम उन लोग उसको सिविलाइज वे में कोशिश करते हैं प्रेजेंट करने के लिए। सिविलाइज्ड सोसाइटी में उसके लिए स्पेस नहीं है। तो इनका कहना है कि जब आप जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो या बेसिक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन का, उसको आप जबरदस्ती सिविलाइज करने की कोशिश में उसको आप स्प्लिट्स कर देते हैं। और इंडिविजुअल क्या होता है कि अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को सही से नहीं समझ पाता है और उसकी पर्सनालिटी जो है आप कहीं ना कहीं टूट जाती है और वो अपने इंडिविजुअल सेल्फ को नहीं समझ पाता है। तो उनका कहना है कि आप जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स के काफ़ी करीब है, काफ़ी आसपास है, उसको एक्नॉलेज कीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए। और उसको जितना अच्छे से समझिएगा, सोसाइटी उतना सिविलाइज्ड होगा, वायलेंस उतना कम होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि सेल्फ ग्रोथ के लिए या सेल्फ मोटिवेशन के लिए या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ हेल्प हो सके इस किताबों के माध्यम से, तो इस किताबों को जरूर पढ़िए। 5 किताबें मैं आप लोगों के साथ साझा किया और आप लोग भी अपना फेवरेट किताब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है किताब पढ़ने में, तो आप जरूर अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं कि 2024 में आप लोगों ने क्या पढ़ा, यह इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगा। जरूर उसके बारे में आप लोग कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक देने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आगे इसी प्रकार का प्रयास आप लोगों के लिए करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा।